Welcome once again, students. Now we will today uh, continue with our depreciation and obsolescence fund. So what is depreciation and obsolescence fund? इसे हमने लास्ट ईयर में भी थोड़ा देखने का प्रयास किया था। सेम उसी फैशन में हम इस साल भी इसको देखेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग इन अकाउंट द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड्स या फिक्स ओवरहेड्स। जब हम इनको देखते हैं तो हम इसे भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर मेनली इंटीग्रेटली वर्क विद द फैक्ट्री एंड फैक्ट्री ओनर्स, क्योंकि इसी के साथ ही वो ये सुनिश्चित होता है, ये जो फंड रहता है ऑब्सोल्यूशन फंड एंड डेप्रिसिएशन, ये फिक्स करता है कि हमारा जो वर्क है वो सही तरीके से अबाधित रूप से ये हमेशा हमारा जो प्लांट है वो चलता है। तो डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास का है क्या है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब किसी मशीन अथवा उपकरण द्वारा उपयोगी कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें घिसाव तथा टूट फूट होते हैं। ये हमको पता है, जैसे मशीन हमारी स्टार्ट होती है या हम कुछ मशीन पर काम करते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जब मशीन की लाइफ ख़त्म होने वाली रहती है तब भी, और उसके पहले भी वियर एंड टीयर तो मशीन में होता ही है, टूट फूट तो होती ही है। हालांकि समुचित देखभाल तथा अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस से इसे न्यूनतम किया जा सकता है, परंतु बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब आप कितने भी अच्छा आपने डिज़ाइन किया हो आपकी मशीन को, यू कैन नॉट, आप इस तरीके से नहीं सोच सकते कि मशीन में कभी टूट फूट नहीं होगी, वियर एंड टीयर नहीं होगा। मशीन जब चलेगी तो डेफिनेटली मैकेनिकल पार्ट्स एक दूसरे से टकराएंगे, जिससे कि वियर एंड टीयर उत्पन्न होगा। ये हमने लास्ट ईयर में इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ा। इस घिसाव तथा टूट फूट का परिणाम यह होता है, इस घिसाव और टूट फूट का परिणाम यह होता है कि उक्त मशीन जो है, जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं, उक्त मशीन या उपकरण की दक्षता तथा उसकी कीमत कम हो जाती है। तो ये जो हमारी एफिशिएंसी है इस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है इस टूट फूट का। और हमारी मशीन जो एफिशिएंसी से पहले काम करती थी या जिस प्रिसीजन के साथ उसमें से प्रोडक्ट निकलते थे, वो प्रिसीजन जो है वो डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं, और वो प्रिसीजन लेवल कम हो जाता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी घट जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मशीन जो है वो अपने कार्य जब कर रही है तो उसमें उसकी जो दक्षता है या उसकी इफ़िशियंसी है, वो इफ़िशियंसी हम इस तरीके से देखते हैं कि उसका प्रिसीजन सपोज प्लस 98 है, 98% पर ये बहुत अच्छे से काम करती है, 98% तक ये एफिशिएंट होती है। लेकिन ड्यू टू रेगुलर यूज़ एंड वियर एंड टीयर मेनली इसकी दक्षता कम होकर 50-40% हो जाती है। अब उसकी दक्षता कम हो गई है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट निकल रहा है यूज़ इफिशियंसी से 98% से नहीं निकल रहा, उससे कम हो रहा। तो अब मार्केट में आप भी यदि इसको बेचेंगे तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो इफ़िशियंट नहीं है तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमने देख रखा है। इस प्रकार से किसी मशीन या उपकरण की दक्षता तथा उसकी कीमत में समय के साथ कमी आने पर उसका मूल्यह्रास होना या डेप्रिसिएशन होना भी कहा जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन हो गया इसका, अब इसे हमने करना है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन है क्या एग्जैक्टली, ये एक तरीके का फंड है जिसे कि हम डेप्रिसिएशन फंड कहते हैं। यानी कि हम ये फंड कब बचाते हैं, जब हमारा मूल्यह्रास होना स्टार्ट होता है तो हम एक निर्धारित मात्रा, उस हमारे प्रॉफिट की एक निर्धारित मात्रा उस मशीन के नाम पर अलग से रख देते हैं, या हमारी जो बजट है उसमें निर्धारित रखते हैं। सपोज़ एक मशीन 10,000 रुपये की है और उसकी एक आयु 10 साल है, तो हमको 10 साल बाद डेफिनेटली दूसरी मशीन लगेगी। हमें ये नहीं पता कि उस मशीन की कितनी कॉस्ट हो गई, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपये के हिसाब से अलग अलग अमाउंट निकाल के रखेंगे, हर साल 1,000 रुपये जोड़ते रहेंगे। 10वें साल बाद हमारे पास 10,000 रुपये होंगे, और जो वो मशीन होगी उसे हम उसकी साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करते हुए उसे
मेन मार्केट में बेचेंगे, उस मार्केट में से सपोज 12,500 आपकी जो मशीन है तो जो आपने 10,000 की खरीदी थी शायद 2,000 रुपये में बिकी, तो आपको टोटल 12,500 रुपये आपके पास है। तो आप उस कॉस्ट से आप नई मशीन लेंगे और उसकी डिप्रिशिएशन भी हर प्रत्येक माह उसकी स्टार्ट करेंगे। इस फंड को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज़ हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी, इस डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, और हम इसमें कहीं पर भी फंड लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सपोज़ आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी और उस मोटरसाइकिल को आपने 4 या 5 साल चलाया। अब आपको मार्केट के अनुसार एक नई मोटरसाइकिल चाहिए, तो हाउ यू विल परचेस? क्या आप उस 40,000 या 50,000 तुरंत इकट्ठा कर सकते? नहीं। आपको पता है कि किसी मोटरसाइकिल की वैल्यू जो है वो 15 साल तक रहती है और गवर्नमेंट खुद उसे 15 साल बाद उसकी इफ़िशियंसी नहीं होते हुए उसे कंडम घोषित करती है, मतलब यानी कि उसके पेपर्स नहीं बनते और आप उसे चला नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे? 15 साल का अपना टारगेट रखेंगे। सपोज़ आपने आज बाइक 50,000 की खरीदी है, तो 15 साल बाद वही बाइक आप तकरीबन 70-80 हज़ार की मिलेगी, तो आप उसे खरीद सकते हैं वेल प्लान तरीके से। तो आप हर साल, महीने तो नहीं, हर साल आपको कुछ अमाउंट उस बाइक के लिए निकालना पड़ेगा। लेकिन ईयरली हम कभी भी ये नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं? मंथली निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे सब घर जो हैं वो सिर्फ मंथली इनकम पर ही डिपेंड रहते हैं, मोस्टली मंथली इनकम पर ही डिपेंड रहते हैं। तो हम हर महीने कुछ पैसा निकालें और एक फ़ंड बनाएं, जिससे कि हम उस हर महीने उस फंड में पैसा जमा करें और पैसा जमा करके एट लास्ट हम उसको सही तरीके से जस्टिफाइड करें, तो हम एक नई बाइक आराम से 15 साल बाद खरीद सकते हैं विदाउट एनी हेडेक। द सेम फिनोमेना, क्योंकि 15 साल बाद उस जो मोटरसाइकिल है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, शायद 50 लीटर या 60 किलोमीटर प्रति लीटर में कंपनी ने जो अजम्पशंस किए थे वो डेफिनेटली 30-40 पर आ जाएंगे। टूट फूट, वियर एंड टियर, आपकी रिम घिसने की शुरुआत हो जाएगी, स्पोक्स टूटना चालू हो जाएंगे, ज़्यादा मेंटेनेंस लगेगा, गाड़ी ज़्यादा बार बंद होगी, ऑयल पीने लगेगी, XYZ एन नंबर ऑफ आपकी मोटरसाइकिल में जो इस रनिंग मोटरसाइकिल में आते इस तरीके की ढेरों मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आपको आने की शुरुआत हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए यदि आपको दूसरी बाइक खरीदनी है तो आप अभी से डेप्रिसिएशन फंड बनाइए और आराम से उसको उसकी सालवेज वैल्यू में बेचिए, या उसकी स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर करते हुए आप और अच्छी गाड़ी जो उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर डेवलप हो उसको हम जब खरीदेंगे तो हम उसे डेप्रिसिएशन फंड कहेंगे। एक और वर्ड है ऑब्सोलेशन फंड, ऑब्सोलेंस फंड। इस ऑब्सोलेंस फंड को हम समझने की कोशिश करते हैं और इसे ये भी एक टाइप का आपका डेप्रिसिएशन फंड ही है, और इसे देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर, और डेप्रिसिएशन का हमने डायग्राम भी बनाने की कोशिश की है। तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो ऑब्सोलेसेंस फंड क्या होता है? सपोज अ फैक्ट्री ओनर परचेज अ मशीन फॉर हिज प्रोडक्शन शॉप, बट आफ्टर some duration a better machine comes in the market whose production rate is very high and much economical। यानी कि एक फैक्ट्री ओनर ने एक मशीन परचेज की जिसका कि प्रोडक्शन जो है वो अभी एग्जिस्टिंग मशीन से कई गुना बेहतर है और इकोनॉमिकल है, मतलब कम लागत का है। तो वो क्या करेगा? तो वो अल्दो द ओल्ड मशीन इज़ इफ़िशिएंट, लेकिन उसकी पुरानी मशीन इफ़िशिएंट है लेकिन आउट ऑफ फैशन है, वो उसके पार्ट्स नहीं मिलते एंड अनइकोनॉमिकल ड्यू टू द न्यू बेटर मशीन विच हैज़ कम इन द मार्केट। तो दिस इज़ नोन एज ऑब्सोलेंस। तो ये जो होता है ऑब्सोलेंस, ये जो ऑब्सोलेंस होता है ये डेप्रिसिएशन का ही एक तरीके से पार्ट है। डेप्रिसिएशन में भी हम ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन ऑब्सोलेंस में क्या है? यदि टेक्नोलॉजी नहीं आई
तो आपको भी तैयार रहना है कि आप उस जो इनएफिशिएंट मशीन है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आपकी मशीन अच्छी इफिशिएंट है, चल रही है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाली, ज़्यादा मास पर चलने वाली और इकोनॉमिकल, जिसकी लागत, चलाने की लागत बहुत कम है, भी मार्केट में अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, उसे ऑब्सोलेंस कर देते हैं और उसके नाम से हम एक फंड बनाते हैं, दैट इज ऑब्सोलेंस फंड। तो मूल्यह्रास में, मूल्यह्रास तो का ही एक पार्ट है ऑब्सोलेंस, लेकिन ये पर्टिकुलर ये ऑब्सोलेंस जो होता है ये किस पर निर्भर रहता है, या निर्धारित रहता है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पर। जब आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो आप इसे ऑब्सोलेंस फंड में बदल सकते हैं, तो इसे कह सकते हैं ऑब्सोलेंस। तो ये प्लांट में ये दो मुख्य जो फंड्स हैं, डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंस, इसका बहुत महत्वपूर्ण है और ये हर प्लांट में ये मेंटेन होते हैं। इसीलिए हम प्लांट्स को अप टू द मार्क चला सकते हैं इन दोनों फंड्स की सहायता से। इसे ऑब्सोलेंस फंड को समझने के लिए हम मोबाइल का उदाहरण भी ले सकते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल आज एक ए मोबाइल हमारे पास अवेलेबल है, उस ए मोबाइल की कीमत तकरीबन 20,000 है और मार्केट में ही सेम इसका 10,000 का मोबाइल हमारे पास अवेलेबल है, बट द बैटरी लाइफ ऑफ बी ए इज़ हायर, जो 20,000 का है उसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा है, तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, हमेशा हायर बैटरी, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, शायद में भी उसका कैमरा ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा एडवांस हो, साइमल्टेनियसली उसके और भी बहुत फीचर्स जो है वो 10,000 के मोबाइल के रूप में नहीं है, तो हम हमेशा कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ए, नॉट द बी विच इज़ ऑफ 10,000 कॉस्ट। तो व्हाट वी विल डू एंड सिलेक्ट, वी विल डू सिंपली व्हाट, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ऑब्सोलेंसी फंड है उसके अनुसार टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो इफ़िशिएंट हो हमको हम वो करेंगे। हमको यदि 20,000 रुपये से 10,000 रुपये में सस्ते में या महंगे में, यदि 30,000 रुपये में उससे ज़्यादा अच्छा मोबाइल जिसमें मुख्यतः बैटरी प्लस पॉइंट हो या उसका कैमरा अच्छा हो और हमारे यूज़ का हो, जिससे हमारे कई प्रोडक्टिव काम हो रहे हों, तो वी विल परचेज, व्हाट विल डू, वी विल जस्ट चेंज अवर मोबाइल इंस्टेंटली विदाउट थिंकिंग, क्योंकि हमारे पास फंड रेडी होता है। तो ये फंड हम हर महीने या साल जैसे हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं, बट इस ऑब्सोलेंसी फंड यानी कि टेक्निकली आपको यदि आपकी मशीन, हम मशीन की बात करें, दो आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फ़ोन, बट एक्चुअली वी आर टॉकिंग ऑफ मशीन। So whenever the new technological machine or invention is available in the market, we simply delete our old machine and change it with new one. This is the simple logic of obsolescence fund. तो इसको देखने के लिए इसमें एक और दिया हुआ है, ये है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस टेबल को आप याद भी रखिए, मैंने ये टेबल आपको प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी में लास्ट सेमेस्टर में भी आपको ये पढ़ा कर रखा हुआ है, सो यू विल बी एबल टू नो वेरी वेल, और शायद आपको याद भी आ जाए। तो ये डेप्रिसिएशन है, इसके दो पार्ट हैं। डेप्रिसिएशन ड्यू टू फिज़िकल कंडीशन, यानी कि डेप्रिसिएशन कब, आपकी जो भौतिक कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए जब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे डेप्रिसिएशन ड्यू टू फिज़िकल कंडीशन कहते हैं, और डेप्रिसिएशन ड्यू टू फंक्शनल कंडीशन देखते हैं तो हम उस मशीन की फंक्शनल एस्पेक्ट के हिसाब से, उसके जो फंक्शन है, उसकी इफिशियंसी है, उसके प्रिसीजन है, उसके वर्क करने की जो कैपेसिटी है, या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जैसे भी हमको चाहिए, यदि हम उससे कंपेयर करते हैं तो हम उसे डेप्रिसिएशन ड्यू टू फंक्शनल कंडीशन कहते हैं। अब फिज़िकल में देखिए कितने पार्ट्स हैं, तो इसमें मुख्यतः 4 पार्ट है। पहला है वियर एंड टियर, दूसरा है फिज़िकल डीके, और तीसरा है एक्सीडेंटल, चौथा है डिफर्ड मेंटेनेंस एंड नेगलेक्ट, और डेप्रिसिएशन ड्यू टू फंक्शनल कंडीशन में इनएडिक्वेसी और ऑब्सोलेशन फंड। ये इस तरीके से हम इसको ब्रीफ आउट करते हैं। तो इसमें आप नाम से ही चिन्हित कर सकते हैं कि व्हाट इज वियर एंड टियर। एक मिनट, हाँ बोलिए सर। वियर एंड टियर, फिजिकल डीके, एक्सीडेंटल
और डिफर्ड मेंटेनेंस जैसे अभी हमने पढ़ा। तो वियर एंड टियर मतलब फ्रूटफुल, फिजिकल डिके मतलब यदि आपकी मशीन के जो बॉडी है या पार्ट्स हैं वो डिकेड हो गए ड्यू टू फिजिकल डिके। एक्सीडेंटल, यदि कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें यदि उसका वो टूट गई है मशीन, देन। और उसके बाद डिफर्ड मेंटेनेंस एंड नेगलेक्ट, माने वो कई दिनों से खड़ी है या मेंटेनेंस उसका अप टू डेट, अप टू मार्क नहीं हो रहा है एट दैट टाइम। इस तरीके के यदि 4 आपके पास सिलेक्शन है तो ये सब किस पे आएंगे? फिजिकल, मतलब फिजिकल से रिलेटेड जो भी डिकेज है वो आप इन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके लिए हम एक फंड बनाते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन फंड फॉर फिजिकल कंडीशन। अब फंक्शनल में जैसे हमने बताया, एक तो ऑब्सोलेंसी हमने कर लिया, टेक्नोलॉजी या न्यूअर टेक्निक और न्यूअर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मशीन विद हायर इफिशिएंसी यदि अवेलेबल है मार्केट में तो हम उसे सिलेक्ट करते हैं। एट दैट टाइम वी कॉल इट ऑब्सोलेंसी फंड। और इनएडिक्वेसी यानी कि हम एडिक्वेट नहीं है और आज की डेट में हमारे पास ये एक ओल्ड मशीन है, हम सिर्फ इनएडिक्वेसी को पढ़ना समझना चाह रहे हैं। यदि आज की डेट में हमारे प्लांट में जो मशीन है विच इज़ नॉट सूटेबल टू रन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर प्लांट, तो हम क्या करेंगे उसको, हम उसे एडिक्वेसी कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास स्टीम से चलने वाली कोई मशीन है, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बॉयलर में स्टीम गर्म करनी, स्टीम बनानी पड़ेगी, उस स्टीम को रिक्वायर्ड प्रेशर में लाना पड़ेगा, उस प्रेशर गेज में लाने के बाद उस स्टीम को उस जो हमारी मशीन है उसमें छोड़ना पड़ेगा। और एक हमारे पास अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल या न्यूमेटिक पे चलने वाली, और उन दोनों की कॉस्टिंग में, तीनों की कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इनएडिक्वेसी का वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस इनएडिक्वेसी के तहत हमारे पास जो वो मशीन है वो बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है और हम तुरंत उसको बेचकर नई मशीन की जब खरीदी करेंगे तो इनएडिक्वेसी के अंतर्गत आएगा। इस तरीके से एकदम डिफरेंट चेन, यदि उसके रनिंग में या उसके लुब्रिकेशन में या उसके कई पार्ट्स में एकदम इनएडिक्वेट है, बिल्कुल मशीन आउटडेटेड है आज की डेट में, और जब हम इसकी गणना करेंगे तो हम इसे फंक्शनल कंडीशन के अंतर्गत ही रखेंगे और इनएडिक्वेसी में ही रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और जिसके कारण हम मशीन को सिलेक्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं या रख रहे हैं, तो उसको हम ऑब्सोलेंसी फंड में रखेंगे। लेकिन इनएडिक्वेसी मतलब जो मार्केट में अवेलेबल नहीं और ज़बरदस्ती हम उसे चला रहे हैं, एट दैट टाइम वी विल सिलेक्ट दिस इनएडिक्वेसी। तो इस तरीके से हम आज के वीडियो में हमने ये सारे तकरीबन सभी ये देख लिए हैं एंड आई थिंक यू विल बी वेरी क्लियर। आई विल ब्रीफ इट अप वंस अगेन। हमने आज इस ओवरहेड से स्टार्ट की, व्हाट आर द फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स एंड कैरी ऑन टू द डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस। ये डेप्रिसिएशन ऑब्सोलेंस पर भी आपको बहुत ज़्यादा निर्भर रहना है बिकॉज इससे रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। इसके बाद हमने इसी चैप्टर के में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल कई बार पूछा जाता है, ऐसे 1-2 न्यूमेरिकल है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे देखकर समझ सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी, आप इसे ज़रूर देखिए और देखकर समझने का प्रयास करिए। यू विल बहुत आसानी से आप इसे समझ जाएंगे कि किस तरीके से इसमें कॉस्टिंग निकाली हुई है। इफ़ इन केस ऑफ एनी problem you contact me. So here I will end, and in the next video lecture we will start chapter number 2, fundamental of estimation. So thank you students, thank you very much for your kind attention.